हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10 गणित की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका सलूशन देंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले दिया गया है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये इसी के बेस पे है, इसी के आधार पर पूरा आपका सलूशन चलेगा पूरे एक्सरसाइज 1.2 का। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानें। इसका मतलब जब तक हम नहीं समझेंगे पूरे लेसन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, पूरे एक्सरसाइज का मतलब नहीं समझ पाएंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप पहले भी कर चुके क्लास 7-8 में। इसको करने का जो तरीका है आपका, जिस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से इसको हल करते हैं, उस तरीका को आपने क्लास 6, 7, 8 में भी देखा है। उसी को जब कक्षा 10 में आया है ये, तो नियम के अकॉर्डिंग या नियम के अनुसार ये कैसे होता है उसके हिसाब से इसमें दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गणित का आधारभूत प्रमेय वास्तव में है क्या। गणित का आधारभूत प्रमेय वास्तव में क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले दो टर्म छोटे छोटे समझिए, दो चीजें छोटे छोटे समझिए। आपको लोअर क्लासेस में ये बताया गया है, छोटे क्लासेस में, जैसे आप क्लास 8 में रहे होंगे तो मैक्सिमम क्लास 8 में ही बताया गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आप जब ये सुने होंगे कि अभाज्य संख्या की जब बात होती है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, बताया गया होगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और या फिर एक से कटती हैं। बात को समझिएगा कि संख्या तो हमारे पास बहुत होती है, हमने वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याओं को पढ़ा, प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी संख्याओं के बारे में हमको जानकारी है। अब उन्हीं सारी संख्याओं में से हम कुछ ऐसी संख्या को लेते हैं जो कि केवल एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। फिर एक बार सुनिए, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं तथा एक से कटती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। आपको पढ़ाया गया होगा सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो आपका 2 होता है। अब बात करेंगे सर जी 1 की, तो ये भी बताया गया होगा 1 आपका न भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या, तो 2 है। दूसरा वाला आप देखेंगे जैसे ही आप 3 हो जाएगा, आप 4 को नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि 4 जो है आपका खुद से कटेगा, 4 से, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। परिभाषा आपकी क्या कहती है अभाज्य संख्या की, जो खाली स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो 4 नहीं आएगा इसमें। जब हम बात करेंगे 5 की तो ये आएगा, 7 आएगा आपका, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। आप हर उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे जो संख्याएं स्वयं से कटती हैं और साथ साथ 1 से कटती हैं। चलिए, ये बात हो गई अभाज्य संख्या की। तो फिर हम देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है आपका। चलिए भाज्य संख्या की ओर बढ़ते हैं। अब भाज्य संख्या आपकी जो है वो स्वयं से तो कटेगी ही कटेगी, 1 से भी कटेगी और कई संख्याओं से कट सकती है। कहने का मतलब हम सिंपल ये कहें कि ऐसी संख्या होती है हम जिसका गुणनखंड बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसको हम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कई तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। जैसे हम अभी कोई एग्जाम्पल 4 नहीं लिए थे, हम 4 की ही बात कर लेते हैं आपसे। एग्जाम्पल में हम आपसे 4 की ही बात कर लेते हैं। जैसे हम 4 की बात करते हैं तो 4 को आप किससे काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। 4 को आप 2 से भी काट सकते हैं, 4 को आप 4 से भी काट सकते हैं। बात अगर हम 6 की कर लें तो 6 को आप 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, स्वयं 6 से भी काट सकते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी और संख्या से कट जाएं, तब उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यानी ये जो आपका 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा,
और हम बात करें 9 की, 10 की, 12 की, ये सारे क्या होंगे आपके भाज्य संख्या। ये आपकी छोटी चीज है, आप क्लास 8 में देखेंगे फिर भी आपको समझ में आएगा। हमने थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दिया कि आपका ये सारी संख्याएं जो होती अभाज्य होती हैं और ये वाली संख्या आपकी क्या होती है, भाज्य होती है। चलिए सर, अब आप कहेंगे आपने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को जब बता दिया है तो अब आप बता ही दीजिए कि इसका क्या मतलब होता है। अरे भाई अभी जल्दी क्या है, अभी देखिए इसमें एक जादू, इसमें आप एक चीज देखिए, अभी आपको इसी से हम बता देंगे कि होने क्या वाला है, ये है क्या एक्चुअल में। जैसे अब हम लेते हैं किसी भाज्य संख्या को, आप कहेंगे कौन सी संख्या लें, हम मान लेते हैं सर कि हम 10 ले लेते हैं, 10। अगर हम इस 10 को क्या करें, क्या आप इस 10 को, आप एक तरीका ये भी पढ़े हैं, जैसे आपके पास 10 था तो आप ऐसे करते थे 2 पचे 10, ठीक, फिर आप कह देते थे 5 एक्का 5, यानी आप इस 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। आप देखेंगे कि 5 दूना 10 आ गया, ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है। यानी हमने ये देखा कि 10 जो था आपका भाज्य संख्या था, जब हम उसका गुणनखंड कर दिए तो वो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया। बात को समझिए ध्यान से, ये 10 आपका क्या था, भाज्य संख्या था। जैसे ही हम उसको तोड़े और देखे कि ये 10 आपका क्या हो गया, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया। चलिए आगे देखते हैं, हम 15 की बात करते हैं, या हम पहले 12 की बात कर लेते हैं, ठीक, 12 की ही बात कर लेते हैं कि 12 आपका क्या होता है। चलिए, जब हम 12 को देखेंगे तो 12 आपका क्या हो जाएगा, आप इसको कैसे काटते हैं, 2 छक 12, फिर क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर क्या हो जाएगा 3 एक्का 3। बहुत बढ़िया सर। फिर यहां पे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक, आपने ये देखा कि ये जो 12 है आपका, इसको भी आपने जब गुणनखंड किया तो ये अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड, ये भी क्या, सॉरी, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, यानी हमने 12 को भी, 12 हमारा भाज्य संख्या है, जब हमने उसका गुणनखंड किया तो वो भी कई अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, ये हमको देखने को मिला। जैसे आपका 10 इन 2 संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, वैसे ही 12 आपका इन संख्याओं का क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं 20 की। जब हम 20 की बात करते हैं तो जरा 20 पे गौर करें, आप लिखेंगे 2 एक्का 2, शून्य हो जाएगा आपका, 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर 5 एक्का 5। आप इसका क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। बहुत सही, हमने 20 को भी देखा। अब देखिए, ये आपका अभाज्य संख्या, ये आपका अभाज्य संख्या, ये आपका अभाज्य संख्या, और सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपका क्या आ गया, भाज्य संख्या। बड़ी बढ़िया चीज है। तो यानी हम अगर यहां से देखें तो एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि हम किसी भी भाज्य संख्या को, ध्यान से समझिए, हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यानी यहां से अगर हम चाहें तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 बार आया हुआ तो आप इसको 2 के पावर 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। आपका ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यानी हम सिंपल ये कहें कि हमारे पास जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, हमारे पास जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, सभी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं
उस अभाज्य संख्याओं को हम दोबारा विभाजित नहीं कर सकते। यानी जैसे हमने 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 अगर लिख दिया, तो अब हम इसका जैसे कह सकते हैं, इसका हम टर्म बदल सकते हैं। जैसे हमने ये कहा कि इस 12 को सबसे पहले हमने 2 से देखा था, चलो हम 3 से देख लेते हैं। 3 चौक 12, 2 दूना 4, 2 एक का 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? तो 12 हमने सपोज करिए हमने किसी बच्चे को दिया, 2 बच्चों को दिया, हमने कहा चलो 12 का गुणनखंड करके लेके आओ और हमको दिखा दो। एक बच्चा लेके आया 2 गुणे 2 गुणे 3 करके, और दूसरा वाला बच्चा जो लेके आया 3 गुणे 2 गुणे 2 करके। कहा कि सर बताइए हमारा सही है कि हमारा सही है? तो इसको हमने चेक कर लिया, 2 के घाते 2 गुणे 3, और यहां पर भी देखा तो 2 के घाते 2 गुणे 3। कहेंगे आप दोनों का सही है, दोनों का सही है, खाली आपका लिखने का पैटर्न जो था, जो सीक्वेंस था, वही बदल गया। चाहे इधर लिखें अभाज्य गुणनखंड को हम, चाहे जहां लिखें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? बराबर। यहां 2 कितनी बार आया था? 2 बार। यहां पर भी 2 कितनी बार आया? 2 बार। यहां 3 कितनी बार आया? 1 बार। यहां 3 कितनी बार आया? 1 बार। यानी हम पैटर्न सीक्वेंस को चाहे जैसे लिख दें, अभाज्य संख्या को चाहे इधर उधर कहीं भी लिख दें, रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। यानी हम ये कहें कि जब हम किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं, या जब हम किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, जब हम उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसमें अभाज्य गुणनखंडों का संख्या जो होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। संख्या उसकी कभी बदल नहीं सकती। चाहे हम 12 को पहले 3 से डिवाइड करें, चाहे 2 से डिवाइड करें, चाहे जिस तरीके से डिवाइड करें, अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं हमारे, या अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी वो क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। अब समझिए कि सर आपने इतनी सारी चीजें हमें क्यों बताए? अरे भाई आपको आंसर मिल गया, जो आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय था वो आपको आंसर मिल गया। कैसे मिल गया? जैसे हमने ये बताया कि हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। अरे बाबू यही है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। देखिए तो सही, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। कहने का मतलब क्रम इसका भले बदल जाए, लेकिन अभाज्य संख्याओं की जो नंबरिंग होती है उसकी वो क्या होती है? आपकी सेम होती है। यानी एक संख्या का, एक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक ही होता है, 2 नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 10 को दे दिए गुणनखंड करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड आपका कुछ और आया, दूसरे वाले का कुछ और आया। बात क्लियर? यानी हमेशा क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड एक भाज्य संख्या का एक ही आ सकता है। चलिए, तो इस तरीके से आपने बड़े ही आसानी इस तरीके से ये देख लिया कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपका क्या हो गया कि हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या करते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, तथा यह जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, आपके अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे, ये क्रम चाहे जो हो जाए, लेकिन वो यूनिक होंगे, एक ही होंगे। एक भाज्य संख्या के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आपका एक ही होगा। बड़ी आसानी से, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। तो यही जो अंकगणित का आपका आधारभूत प्रमेय है, इसी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके आप एक्सरसाइज 1.2 के जितने क्वेश्चन हैं, उसी को इसी को करके क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, 1 सेकंड के लिए हम रोक देते हैं। चलिए देखिए, आपका जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वह निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बस आपको क्या कर देना है
कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सॉल्यूशन में आप पहला क्वेश्चन को देखेंगे। अब पहला आपका क्या है, 140। ठीक, हम क्या करते हैं कि 140 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यहां कर देते हैं 140। देखिए तरीका आप जानते होंगे, लोअर क्लासेस में आपको बहुत पढ़ाया गया होगा ये। फिर आपको देख रहे हैं 2 से कटेगा, 2 सते 14 हो जाएगा आपका, या पहले ये फिर क्या हो जाएगा, सॉरी 0, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 2 3 6, फिर आपका 1 बच गया, 2 5 10 हो जाएगा आपका। ठीक, फिर आप देख पा रहे हैं कि ये 2 से अब नहीं कटने वाला, 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर क्या हो जाएगा, 7 1 का 7। यानी आप इस 140 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तरीका आपका एक और हो सकता है, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका क्या है, आंसर। बस ऐसे ही कर देना है सब में, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए दूसरा चेक करते हैं। 156 आपका क्या है, सेकंड को देखिए 156। चलिए 156 को हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या हो जाएगा आपका 15, 156 2 से कटेगा आपका। यहाँ आप लिख सकते हैं 2 सते 14, फिर क्या हो जाएगा 2 8 16, फिर क्या हो जाएगा 2 3 6, फिर क्या हो जाएगा 2 9 18। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 39 है, 2 से नहीं कटेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा आपका, 3 1 का 3, 3 3 का 9। फिर देखिए 13 आपका क्या होता है, खाली 13 से ही कटता है। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, और 12 गुणे 13 करके आप देख सकिए। ऐसे देख लीजिए, 13 3 39, 39 दूना आपका कितना होता है, शायद 78 होता है। फिर 78 दूना आपका क्या हो जाएगा, करके देख लीजिए, 2 8 16, 2 से 14 1 15, राइट है एकदम। यहां से देखिए आपका क्या हो सकता है, 2 दूना 4, 4 5 20 7 140, करेक्ट आएगा। आप इसको गुणनखंड करके फिर आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 13। अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। चलिए आते बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 3825। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो 3825 है आपका 2 से नहीं कटने वाला, 2 से नहीं कटने वाला। तो आप इसको सीधा सीधा देखिए, आप देख पा रहे हैं 5 तो तुरंत समझ जाएंगे आप 5 से कटेगा, ये तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक पैटर्न बनाएंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे कि जब आप 2 से काटते हैं, 2 से नहीं करता तो पहले 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं करता है फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं करता है तो 7 से, मतलब सीक्वेंस से चलेंगे, सीरियल से चलेंगे, क्रम से। ठीक, अन्यथा आप कैसे भी करेंगे गलत आपका नहीं होगा। चलिए हमने देखा 2 से नहीं कटा तो 3 से चेक करते हैं। 3 1 का 3 हो जाएगा आपका, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 5 15 कट जाएगा आपका। देखिए 3 से काटते हैं, देखिए 3 1 का 3 हो गया, ये आपका बचा 8, 3 दूना 6 2 हो गया 22, 3 सते 21 1 बचेगा, 3 5 15, बढ़िया। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा आपका, फिर कटेगा आपका 3 से। देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा आपका, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक, फिर आप देखिए 3 1 का 3 हो जाएगा आपका, 3 चौक 12 आप नहीं कटने वाला 3 से, तो श्योर आप 5 से काटिए। फिर क्या हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, 5 5 25। फिर 5 से आप देखिए कटेगा ये, फिर 5 1 का 5 हो जाएगा आपका, फिर 3 बचेगा, 5 7 35, फिर देखिए आपका 17 से कट जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 3825 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 3825 को 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी लिख सकते हैं 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका 17। ये हो गया आपका आंसर किसका, थर्ड पार्ट का। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा।
फोर्थ पार्ट आपका क्या है 5005। चलिए 5005 को चेक करते हैं। बड़ी आसानी से आपको दिखेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं समझ में आ रहा है, 5 से आप देखेंगे कट जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 1 5 हो जाएगा आपका, 0 0 फिर 5 1 5, ठीक। फिर हम 7 से चेक कर लेते हैं, चूंकि 5 से कटने वाला नहीं है। 7 से चेक करेंगे तो हो जाएगा 7 1 7 आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 कट जाएगा आपका 7 से। देखिए 7 1 7 कितना बचा, 3 इसको कर देगा 30, 7 चौक 28, 2 7 3 21, कट गया 7 से। फिर चेक करते हैं, फिर 7 से आपका ये नहीं कटने वाला, फिर किससे कटेगा चेक करिए। 11 से कट रहा है क्या, 11 का 11, 11 3 33 कटेगा, 11 3 33, फिर 13 से आपका कटेगा, क्या आ गया 13, सॉरी 1, 13 1 13। तो यानी आपका 5005 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका क्या हो गया आंसर। सब में देखिए पावर 1 है। आपको इसमें अब इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। चलिए आप 5वें पार्ट पर चलते हैं। 5वां आपका क्या होता है 7429। 7429, जब हम 7429 को देखते हैं, चलिए इसको काटते हैं। 7429 ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 9 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कट सकता, कभी नहीं कट सकता। 3 से चेक करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 से भी आपका नहीं कट रहा। 5 से तो कटने का चांस ही नहीं है। 7 से चेक करें, 7 1 7, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटा है। 10 से नहीं कटेगा आपका। 11 से चेक करते हैं, 11 छक्का 66, नहीं 11 से भी नहीं कट रहा आपका। फिर आप 13 से चेक करते हैं, 13 चौका 52, 13 5 5, 13 से भी नहीं कटेगा आपका। 15 से कटने वाला नहीं है। 17 से चेक करिए, 17 चौका 68, बच गया आपका कितना 8, 17 से कट जाएगा। देखिए 17 से काटिए, 17 चौका 68 हो जाएगा आपका, बचेगा आपका कितना 6। फिर 17 5 50, 17 3 51 करके देख लिए, इसे कट रहा है ये 7429। 17 1 का क्या, सॉरी 17 चौका आपका क्या हो गया 68, बच गया कितना आपका 14 में से 8 गया 6, ये हो गया आपका 0, फिर 2, 17 3 51 हो गया आपका, कितना आ गया 2 में से 1 गया 1 1, फिर 19 17 7 119। देखिए फिर क्या हो गया 437, 17 से कट गया आपका। फिर चेक करिए 17 से कटेगा क्या, 17 दूनी 34, 17 नहीं कटेगा 17 से। 19 से चेक करिए, 437, 19 दूना 38, 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 19 3 57, फिर 23 से आपका कट जाएगा, ठीक। यानी आपका 7429 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। इस तरीके से आपने, इतना इजी है, आप देख सकते हैं। खाली आपका सिंपल एकदम गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके आपको क्या कर देना है, आंसर लिख देना है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 आपका जो है ऐसे हो सकता है। आप ढेर सारे नंबर को लेकर के प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, और किसी भी भाज्य संख्या को, बड़े से बड़े भाज्य संख्या को लेकर के आप उसके अभाज्य संख्या में क्या करिए, उसको गुणनखंड कीजिए। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। कहने का मतलब हमको इस पूरे क्वेश्चन में ये जांच करना है कि पहले हम इस दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड करेंगे। ये चेक करेंगे कि उन दोनों का गुणनखंड इन दोनों के गुणनखंड के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले समझिए आपको जांच क्या करना है, छोटा सा लिख लेते हैं। देखिए एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ
इज इक्वल टू करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये आपको क्या करना है, चेक करना है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए, बराबर है कि नहीं है, यही आपको क्या करना है इस पूरे क्वेश्चन में दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका 26 है और क्या है 91 है। 26 और 91, इसका पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद फिर उसको वेरीफाई करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या वो जो कह रहा है सत्य है कि असत्य है। चलिए चेक करते हैं। पहले हम आप लिखते हैं यहाँ पे 26, फिर यहाँ पे लिखते हैं 91। वही गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले जब हम 26 का गुणनखंड करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 2 1 का 2, 2 3 6, फिर क्या आ गया आपका 13, यानी आप लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 13। ठीक, फिर वही चीज़ जब आप 91 का करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, नहीं 3 से भी आपका ये नहीं कटने वाला, 7 से कटेगा, 13 हो जाएगा आपका, 7 1 का 7, 7 3 21, फिर क्या हो जाएगा आपका ये 13 से कटेगा, यानी आप लिख सकते हैं 7 गुणे 13। इस तरीके से आपने क्या लिखा, गुणन अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब यहां से आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको देखिए। ठीक, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। चलिए एचसीएफ किसका किसका तरीका आप सीखिए, ऐसे लिखेंगे 91 कितना आएगा। देखिए एचसीएफ में हम देखते हैं कि दोनों ही अभाज्य गुणनखंडों में, जैसे हमने 26 का अभाज्य गुणनखंड किया 2 गुणे 13 आया, 91 का अभाज्य गुणनखंड किया 7 गुणे 13 आया। इस अभाज्य गुणनखंड में और इस अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है। तो हम यहां देखते हैं कि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये कॉमन नहीं है। 7 को चेक करेंगे तो इसमें है, इसमें नहीं, यानी ये भी कॉमन नहीं है। 13 की बात करेंगे तो 13 यहां है और यहां पर भी है, यानी 13 दोनों में है, तो हम कह सकते हैं कि 13 आपका क्या है, कॉमन है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 13। अब आपको करना यह है, ध्यान दीजिएगा कि इस वाले 13 और इस वाले 13 दोनों को नहीं लिखना है, जो कॉमन है, जितनी बार कॉमन है, एक बार कॉमन है आप एक बार लिखेंगे। सपोज करिए यहां पे 13 की पावर 2 होती, यहां पे 13 खाली एक ही बार होता तो आप खाली एक ही बार लिखते, क्योंकि कॉमन वो कितनी बार होता, एक ही बार होता। यानी आप इसको अगर ऐसे कर देते सपोज करिए, तब भी आपको क्या लिखना होता, एक ही बार, क्योंकि ये एक ही बार उभयनिष्ठ है। चलिए ये चीज हो गई आपकी एचसीएफ। जरा एलसीएम पे गौर कीजिए। एलसीएम आपका 26 और 91 का क्या होता है। इसमें आपको क्या करना है, जितने अभाज्य गुणनखंड हैं सबको लिख लेना है, जितने अभाज्य गुणनखंड हैं सबको लिख लेना है। यानी पहला अभाज्य गुणन आपका 2 है, हमने लिख लिया, फिर आपका 13 था, हमने उसको भी लिया, यहाँ आए, फिर 7 मिला, उसको भी लिख लिया, फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 13 है। अब सर कहेंगे आप इस वाले 13 और इस वाले 13 दोनों को लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप चेक करेंगे कि जब 26 हम पढ़ रहे थे तो इस वाली जो अभाज्य गुणन की लाइन है आपकी, ये वाली जो अभाज्य गुणनखंड की लाइन है, देखेंगे 13 की घात किस में ज्यादा है। 13 की घात मतलब हम ये कहें किस लाइन में 13 अधिक बार आया है। तो हम देखते हैं 13 यहां पर भी एक बार आया है, यहां पर भी एक बार आया है, तो दोनों का मतलब सेम है, किसी एक ही 13 को लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। लेकिन सपोज करें यही 13 आपका 13.2 सॉरी पावर इसकी 2 होती, यहां पे पावर इसकी 1 होती, तो आप पावर 2 वाले को लिखते। कॉमन वाले में आपको क्या करना है, 13 की पावर 2 है, 13 है, तो आप खाली 13 लिखेंगे एचसीएफ में। लेकिन एलसीएफ में जो ज्यादा वाला है उसको, यानी हम सिंपल ये कहें कि सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे, और जो ऐसे कुछ हमको अभाज्य गुणनखंड मिल जाए जो दोनों सब में आए हुए हैं, तो जिसकी घात ज्यादा होगी उसको लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। चलिए ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 7 दूना 14 और 14 गुणे 13 आपका कितना आ जाएगा। सिंपल आप कहें 13 दूना 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 13 दूना 26 सत्ते ये हो जाएगा 7 छंग 42, 7 दूना 14 4 18, आ गया क्या 182। फिर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 13 दूना क्या हो जाएगा आपका 26, 13 दूना 26
और 26 का गुणा आप 7 में कर देंगे तो 7 छंग 42, 7 दूना 14, 4 18, 182। आपने HCF निकाला और आपने LCM निकाला। चलिए अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे? ठीक, जब हम वेरिफिकेशन को देखते हैं तो क्या क्या रहा है, LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है। तो पहले LCM गुणे HCF निकालते हैं। LCM गुणे HCF आपका क्या आता है, ये आपका आ जाएगा 13 गुणे 182। 13 गुणे 182 लिखिए आप इसको, 13 दूना 26। चलिए ढंग से मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, तो आंसर आप गलत लिख देंगे। आपका क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 अठे 24, फिर 3 1 का 3 और 3 2 5, फिर 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, 1 हो गया आपका, सॉरी 13 2 हो जाएगा, 2 3 6 6। फिर आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 1 का 3 2 5, फिर 1 दूना 2 हो गया आपका, 1 अठे 8 हो गया, 1 का 1 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, 8 5 13 2 1 3। चलिए अब आप निकालते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल आप कैसे चेक करेंगे, 26 गुणे 91। 26 गुणे 91। चलिए चेक करते हैं। जब आप 26 गुणे 91 करेंगे तो यहाँ चेक कर लीजिए, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 2, 9 6 54 हो गया आपका, 9 दूना 18 5 23, 9 6 54 और 9 दूना 18 5 23, ये आपका क्या हो गया 6, 4 2 6 3 और 2, आपका 2 3 6 6 आ गया आपका 2 3 6 6। यानी आप कहेंगे, देख रहे हैं आपका दोनों इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया आपका, तब कहेंगे अर्थात LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी सत्य है दोनों संख्या का गुणनफल। पहला आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। पहला आपका क्या हो गया, वेरीफाई। यानी ऐसे ही आपको दूसरा और तीसरा भी चेक करना है। तो आप नोट करिए इसको, फिर दूसरा भी देखते हैं। चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 510 और 92। चलिए 510 और 92, यहां आप लिखे 510, फिर आप लिखेंगे क्या 92। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, HCF और LCM। तो 510 का आप फैक्टर करिए, पहले लिखेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 3 से चेक करिए, फिर चेक कर लीजिए, 2 दूना 4, 1 बचा आपका, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 से चेक करिए, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से आप चेक करिए, 5 1 का 5, 5 सते 35, 17 से चेक करिए 1, आपका क्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, आप इसको चेक कर सकते हैं बाय द वे, अगर मिस्टेक होती है तो 92, फिर क्या हो जाएगा 2 चौका 2 छक 12, देख लीजिए आप, 2 चौका 2 छक 12 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, फिर आपका क्या हो जाएगा 23, 2 दूना 4 गुणे 3, 2 गुणे 2, फिर क्या हो जाएगा आपका 23, 23 मतलब 2 दूना 4 हो गया, 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, सही है ये आपका। 5 दूना 10, सॉरी 5 3 15 दूना 30, 17 3 51, ये भी आपका क्या बढ़िया। चलिए HCF निकालते हैं, किसका किसका, 510 और 92 का। तो HCF आपका क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन आपको कहीं दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि 2 इसमें जो है ये कॉमन है, और कहीं 3 के पास आते हैं यहाँ नहीं है, 5 के पास आते हैं यहाँ नहीं, 17 के पास आते हैं यहाँ नहीं, यानी HCF आपका क्या 2। ठीक, LCM निकालते हैं 510 और 92 का, फिर देखिए आपका क्या आता है 510 और 92 का। जब आप LCM देखेंगे तो LCM आपका क्या हो जाएगा,
तो हमने ये बताया कि एलसीएम में हम सबको लिखते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 23। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, तो 2 को देखते हैं। देखिए यहां पे भी 2 आया है, इस लाइन में भी 2 आया, दोनों में 2 आया, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? इसकी। तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर हम लिखेंगे पहुंचेंगे 3 के पास, फिर हम पहुंचेंगे 5 के पास, फिर पहुंचेंगे हम 17 के पास, फिर पहुंचेंगे किसके पास? 23 के पास। चलिए ये आपका 2 दूना 4 हो गया। ध्यान समझिए, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 तिहाई 60, इतनी सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी? 60। ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, इतनी चीजें क्या हो गई आपकी? 60 हो गई। और 60 गुणे 17 अगर हम लोग देखेंगे, 60 गुणे 17, 17 छक्का कितना होता है? 102, 1020 हो जाएगा आपका। ठीक, 1020 का हम 23 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 1020। चलिए ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, जीरो आप पहले से, सॉरी जीरो भी बाद में बढ़ा दिया जाएगा। 3 दूना 6, 0, 3 1 का 3, 2 दूना 4, 0 2, 6 4 3 2 0, यानी 2 3 4 6 0, 23,460। चेक करें, हम चेक करते हैं सबसे पहले वेरिफिकेशन में। आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो वेरिफिकेशन में हम मिटाते हैं इसको। देखिए इसी में चेक कर देते हैं इसको। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम आपका कितना आ गया? 2 3 4 6 0 गुणे 2 आ जाएगा आपका 2 0 0, 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। चलिए उसको चेक करते हैं। 510 दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 510 गुणे 92। चलिए 510 गुणे 92 मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। पाँच 92, 2 1 का 2, फिर 2 पच्चे 10, 9 1 का 9, 9 पच्चे 45, फिर क्या हो जाएगा आपका? ये 2 9 6 4 0, 4 6 9 2 0। देख रहे हैं आप, ये भी आपका क्या आ गया? 4 6 9 2 0, यानी 46,920। आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल। यानी हम कह सकते हैं अर्थात एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये भी आपका क्या है? सही है। दोनों संख्या का गुणनफल, ये भी आपका क्या है? सत्य है। चलिए तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, नोट करिए इसको। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? 336 और 54। चलिए 336 और 54 को चेक करें। देखिए आपका क्या हो जाएगा? 336 क्वेश्चन नंबर 3, और क्या हो जाएगा आपका? 54। 336 देखिए, और फिर क्या हो जाएगा आपका? 54। अब हम 336 का फैक्टर जरा करें, गुणनखंड। 2 1 का 2, 1 बच गया, 2 6 12, 2 8 16। ध्यान दीजिएगा, 3 था, 2 1 का 2, 1 बचा आपका, 12 2 6 12, 1 बचा आपका, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 का 2, फिर 3 करेंगे आप, 3 7 21, 7 1 का 7। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप हो गया आपका गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 48, 48 सत्य क्या होता है उसको आप अभी से चेक कर लीजिए। 7 8 56, 7 चौक 28, और 28 और 5 जो होता है आपका 28 5 आपका होता है 33, 336 सही आया, कोई बात नहीं। चलिए 54 को चेक करते हैं। तो 54 का हम क्या लिख सकते हैं? 54 का 2 दूना 4,
2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 3 त्रिका 9, 3 27, 2 54। ठीक, कोई बात नहीं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 336 और 54 क्या आएगा? आप कॉमन को खोजिए। आप देख पा रहे 1 2 यहाँ पे कॉमन हो जा रहा, निकाल लीजिए बाहर। फिर कोई कॉमन हुआ 2 3 बार, यहाँ है ही नहीं, 1 3 आपका कॉमन होगा, ये देख पा रहे हैं। यानी कितना आ जाएगा HCF आपका? 6। LCM की ओर बढ़ते हैं। LCM आपका 336 और 54 का कितना आएगा? सब लिखते हैं इसमें, हमने बताया आपको 2 4 बार आया है तुरंत लिखेंगे, यहाँ 1 बार आया था उसको नहीं लिखेंगे, जो ज़्यादा आया है उसको लिखेंगे। फिर 3 आप देख रहे हैं 3 बार आया उसको लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? 7। देखिए हमने 2 को 4 बार लिख लिया, 3 यहाँ 1 बार आया था, यहाँ 3 बार, तो 3 बार वाले को लिख लिया और 7 लिख लिया। तो यह हो गया आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिया 48। देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 नवा कितना होता है? सॉरी 16 तिया 48 तिया फिर तिया, यानी 3 त्रिका 9 3 27 गुणे 16 आपका कितना हो जाएगा? 16 सत्ते आपका होता है 112। ध्यान दीजिएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 और 11 आपका हो जाएगा 43। फिर इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 7 दूना 14, फिर 7 त्रिक 21 1 22, फिर 7 चौक 28 2 30, 3024। अभी फिर चेक कर लेंगे गड़बड़ होगा तो 3024। वेरिफिकेशन किया जाए। जब हम वेरिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले LCM इंटू HCF। चलिए ये सब आप नोट कर लिए होंगे। वेरिफिकेशन की ओर जब चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले HCF इंटू LCM। तो HCF इंटू LCM में आपने निकाला HCF कितना? 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो निकालिए आप इसको, 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, समझिए 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, फिर 6 शून्य हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा? 6 तिरिक 18। इतनी चीज़ें आ गई, 18,144। चलिए अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। आपका कितना है? 336 गुणे 54 करके देखते हैं। 336 गुणे 54। चलिए 4 छंग 24, 4 तिहाई 12 2 14, फिर 4 तिहाई 12 1 13, 5 छक 30, 5 तिहाई 15 3 18, फिर 5 तिहाई 15 1 16। चलिए आपका क्या आ गया? 4, फिर आपका आ गया 4, फिर आपका क्या होगा? 8 3 11, फिर 6 1 7 1 8, फिर आपका क्या आ गया? 1, 18,144। ये भी आपका क्या आ गया? 18,144। आप देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। यानी लिखेंगे अर्थात HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM बराबर है किसके? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्या के या दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों क्वेश्चन। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के किसी भी 2 संख्या को लीजिए और संख्या को लेने के बाद आप क्या करिए? उसका गुणनखंड कीजिए, सब कुछ करिए, गुणनखंड कीजिए, उसके बाद आप उसका LCM निकालिए, फिर आप HCF निकालिए, LCM और HCF का मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद जो आप दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं तब तो आपका सही है। और ये जान लीजिए 100% सही ही आएगा, क्योंकि जब हम उन दोनों संख्याओं से LCM HCF निकालते हैं तो वो उन संख्याओं को वेरीफाई जरूर ही करेगा। अगर आपका कहीं से गलत आता तो आप समझ जाइए कि आपका गुणनखंड गलत है या आप HCF और LCM नहीं निकाल पाए हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए निम्न पूर्णांकों का LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद पिछले क्वेश्चन की तरफ से उसी की तरह से आप LCM और HCF निकालते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है।
चलिए सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 12 है, उसके बाद क्या है आपका 15 है, फिर आपका क्या है 21 है। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12। क्या लिख सकते हैं आप, 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक, 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक। फिर 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 3 पचे 15। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। कोई कन्फ्यूजन हो फिर आप फिर से करके देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटी चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें हमने कई बार देखा और हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। छोटे छोटे गुणनखंड हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं, इसलिए हमको बार बार ज़रूरी नहीं कि उसको करके हम दिखाएं, हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। जैसे हमने ये लिखा। चलिए अब हम निकालते हैं एलसीएम। किसका किसका निकाल रहे हैं आप, 12, 15 और 21। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखने का पैटर्न आपके पास होना चाहिए, ठीक। निकालेंगे, हमने ये बताया कि सबको लिख लेते हैं। हमने 2 को लिखा, यहाँ 2 बार आया हुआ है तो 2 बार लिख देंगे, या ऐसे लिखिए आप इसको 2 बार। यहाँ नहीं है, 3 को देखा, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, किसी को भी लिखेंगे, ठीक। 5 को देखेंगे, फिर हम लिखेंगे किसको, 7 को। फिर से आप चेक करके देख सकते हैं। 2 यहाँ पे आपका 2 बार आया था, हमने लिख लिया। 3 यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, किसी को भी लिख सकते हैं। 5 यहाँ एक बार लिख लेंगे, 7 यहाँ एक बार लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना आएगा, 2 दूना 4 3 12 25 60, और ये हो जाएगा आपका 420। ये आपका कितना आ गया, 420 आ गया। जब आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 12, 15 और 21 का, तो देखिए आपका कितना आता है। कॉमन आपका क्या है, आप देख पा रहे हैं कि 3 यहाँ है, यहाँ 3 के अलावा कोई भी चीज़ आपकी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये आंसर। एलसीएम इतना आ गया, एचसीएफ इतना। बहुत आसान है, इसको देखते हैं। नंबर 2 सेकेंड आपका क्या है, ये आपका 17 है, 23 है, आपका क्या है 29 है। हाँ, ये क्वेश्चन देखे बढ़िया आपका। आप 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो शायद नहीं होता, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 17। 1 हम क्यों लिख रहे हैं सर, अभी आपको बताते हैं। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुणे 23, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुणे 29। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका किसका, 17, 23 और 29 का। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। एक सब में आया है, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वैल्यू उसकी क्या होती है, वही आती है। 17 एक बार लिख लेंगे, 23 एक बार लिख लेंगे, 29 एक बार लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं एलसीएम कितना आता। चलिए हम 23 गुणे 17 करते हैं। आप लिख सकते हैं 17 तिया 51, 5 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 5 क्या हो जाएगा आपका 39। 29 कर दीजिए, 9 का 9, 9 9 81, 8 हो गया, 9 3 27, 35 हो गया आपका। फिर 2 1 का 2 लिख सकते हैं, 2 9 18, 2 3 6 1 7 लिख सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, 11,339। आपका क्या आ गया 11,339। ये आ गया आपका एलसीएम। जब आप एचसीएफ निकालने जाते हैं तो एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, हाँ किसका किसका निकल रहा है, 17, 23 और 29 का। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आएगी कि हमने 1 को क्यों लिया। हम देखते हैं 17, 23 कोई कॉमन नहीं दिख रहा। अब भाई कोई कॉमन हो चाहे ना हो, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं 1 तो कॉमन होगा ही, क्योंकि 1 इसमें भी होता है, 1 इसमें भी होता है, इसमें होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं एचसीएफ, इसका क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इसका भी देख पा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में 8, 9 और 25 का, 25 का। थर्ड देखिए आप, ये थर्ड नंबरिंग कर दीजिए आप। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 25। चलिए चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फैक्टर करके देख सकते हैं, स्वतंत्र है फैक्टर करने के लिए। नंबर 9 आप देखिए, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं आप इसको। 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 गुणे 5। चलिए फिर हम क्या निकालते हैं एलसीएम, किसका किसका, 8 का, 9 का, 25 का। आएगा कितना, देखिए सबसे पहले 2 यहाँ 3 बार आया, लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2।
3 2 बार आया लिख लेंगे, 5 2 बार आया उसको भी लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 लिख सकते थे आप इसको। तो आपका हो जाएगा 5 5 25, 8 200 और 3 त्रिका 9, 1800 हो जाएगा आपका। यार का एचसीएफ कितना आ गया, एलसीएम 1800। जब आप एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ किसका किसका 8 9 25 आपका कितना आ जाएगा। देखिए इसमें कोई चीज कॉमन नहीं, फिर वही कहानी 1 मल्टीप्लाइड बाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा आपका 1। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन भी देखा, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9, यानी हम ये कहें कि 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9। फिर क्या 306 और 357 का हमको क्या ज्ञात करना है एलसीएम। यानी एस दोनों संख्याएं दी गई हैं, एचसीएफ दिया गया, हमको क्या निकालना है एलसीएम। संख्या आपकी कौन सी है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। लिखेंगे दिया है संख्या क्या क्या है आपकी 306 और 657। ठीक, एचसीएफ कितना दिया गया है आपका 9। एलसीएम आपको क्या करना है निकालना है, एलसीएम आपको क्या करना है निकालना है। फिर क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं ना कि संख्या दिया है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ दिया है 9 और कहा है तो बताइए एलसीएम कितना होगा। एचसीएफ दिया है तो एलसीएम कितना होगा। अभी भी क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम वेरिफिकेशन पढ़ रहे थे, जब हम जांच कर रहे थे दोनों को, तो ये बताया गया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी ये बताया गया था, देखो यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं, सिंपल तरीके से लिख दें, हम जानते हैं। चलिए भाई क्या जानते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल, या सिंपल लिखें संख्या का गुणनफल, जनरल रूप में संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुणे क्या होता है आपका एचसीएफ। ठीक, तो संख्या आपकी कौन कौन सी दी गई है 306 और 657। आप इसको लिख सकते हैं, इसमें 306 और 657 यहां लिख दीजिए, 306 गुणनफल यानी 657। फिर क्या हो जाएगा आपका 657 बराबर एलसीएम आपको नहीं पता है, एचसीएफ भी आपका क्या दिया है 9। बड़ी आसान चीज है। 306 गुणे 657 बराबर क्या हो गया आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। फिर यहां से अगर आप देखेंगे एलसीएम आपको बताया गया होगा लोअर क्लास में कि एलसीएम का मल्टीप्लाई है 9, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये इसको, यानी इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी हम ये लिख सकते हैं 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा आपका 9। काट दीजिए इसको, अगर हम यहाँ पे इसको काटें तो 9 3 27 9 चौक 36 आएगा क्या आपका एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 गुणे 657। चलिए गुणा कर देते हैं, कितना आता है 657 गुणे 34, ये हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है 4 सते 28, फिर क्या हो जाएगा 4 पचे 20 2 22, फिर क्या हो जाएगा 4 संग 24 2 26, 3 सते 21 हो जाएगा आपका, 3 पचे आपका क्या हो जाएगा 15 2 17, फिर 3 छक 18, एक क्या हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, एक क्या हो जाएगा आपका 12, फिर एक एक क्या हो जाएगा 2, 22,338। तो क्या हो जाएगा 22,338, ये आपका क्या हो गया एलसीएम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक,
तो कुछ नहीं करना था आपको, बस सिंपल ये करना था कि क्वेश्चन में दिया था 306 657 का एचसीएफ आपका कितना होता है, 9 होता है। 306 और 600 का एलसीएम आपको ज्ञात करना था। आपके पास फार्मूला पता था, संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। सारी चीज संख्या का गुणनफल यानी दोनों संख्या का हमने गुणनफल कर दिया, बराबर एलसीएम इंटू क्या कर दिया आप, इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, बराबर एलसीएम इंटू क्या कर दिए 9, 9 आपका चला गया नीचे, क्योंकि वहां गुणा था तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग, आपने काटा 34 आ गया, फिर उसके बाद क्या किया आप, ठीक। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं।